मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी का ये जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चलाया है बच्चों, इसके 10वें अध्याय को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा परिसंरचना तंत्र, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। मैं एक बात क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि वो सभी बच्चे जो लाइव आ चुके हैं उन सभी को प्रत्येक दिन की तरह जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद आप सभी को लाइव सेशन के साथ एकदम चालू हो जाना है। जो बच्चे डेली लाइव नहीं आते हैं उन सभी से अनुरोध है डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आएँ, ताकि इस तरह की जो एजुकेशनल वीडियो हमारे द्वारा लाइव की जाती है उसका आप सभी लाभ उठा सके और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको आप क्रैक कर सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हम अपना क्वेश्चन। एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग कितने लीटर खून होता है, यानी कि ब्लड होता है। एक आपको दिया गया है 3.6 लीटर, एक 4.6 दिया गया है। एक बच्चों यहाँ पर आपको सी दिया गया है 5.5 और एक डी आपको दिया गया है 6.5। सभी बच्चों को तेजी के साथ लाइव चैट बॉक्स में जाना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आज की जो क्लास है ये बहुत ही खास होने वाली है। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। चलिए बच्चों, तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। आपके पास 4 विकल्प हैं और यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें नहीं आने वाली है। आज का जो आपका टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आज ब्लड के ऊपर ही आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की। ए बच्चा आपका गलत है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन के बी ऑप्शन की, तो ये भी आपका बच्चों गलत है और डी भी आपका गलत है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 5 लीटर के समथिंग ब्लड होता है और मैक्सिमम की यदि बात करते हैं तो 6 लीटर के समथिंग होता है। तो अगर हम एवरेज लगाते हैं तो बच्चों औसतन 5.5 लीटर आपका राइट आंसर हो सकता है। बाकी मिनिमम 5 होता है और मैक्सिमम कितना होता है आपका 6 लीटर होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। अगर हमारा हृदय ठीक काम कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग ठीक है, तो उसकी जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक है इकोकार्डियोग्राम, एक आपको बताया गया है सी स्टेथोस्कोप, एक आपको बताया गया है लिपिड प्रोफाइल, जिसको हम जो है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी बोलते हैं। बाकी सभी बच्चे समझदार हैं, सभी चीज़ों को जानते हैं। चलिए तेज़ी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बच्चों, सभी बच्चों को आप अपने आंसर तेज़ी के साथ सबमिट कराने हैं। आज की जो क्लास है बड़ी दमदार होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और बी भी आपका गलत है। अगर हम हृदय की फंक्शनिंग की जांच करने चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को ईसीजी का टेस्ट कराना पड़ता है। ईसीजी की फुल फॉर्म ही आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका बच्चों क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मानव का जो रक्त होता है बच्चों, उसका पीएच मान लगभग कितना होता है। 7.4, 8.1, एक 6.7 दिया गया है, एक 7.9 दिया गया है। चलिए मानव का जो रक्त है वो क्षारीय होता है, तो उसका पीएच मान आप सभी को पता होना चाहिए कि लगभग कितना होता है। चलिए तेज़ी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी बच्चे को नहीं लगाना है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। देखिएगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर डी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है और सी भी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से गलत है। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी भी बच्चों आपका गलत है। जो मानव का रक्त होता है बच्चों, उसका पीएच मान 7.2 से लेकर 7.4 के बीच की रेंज में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 7.4 आपका यहाँ पर क्या है, एकदम सही विकल्प है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 देखिएगा सभी बच्चे। ए बी रक्त वाला
एक व्यक्ति, उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके पास क्या क्या चांसेस हैं, ग्रुप ए बी और ओ रक्त वाले लोगों को अपना रक्तदान दे सकता है। एक है सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, एक आपको दिया गया है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, और एक है डी, न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसकी मुख्य विशेषता क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो यदि हम ए बी के बारे में बच्चों बात करते हैं तो आपके दो कंडीशन है, एक है ब्लड ग्रुप ओ जिसको हम क्या मानते हैं, सर्वदाता, ठीक है, यानी कि ये अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है। एक आपका ए बी होता है जिसको हम मानते हैं सर्वग्राही, यानी कि किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है और साथ ही साथ डी भी गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप की जो विशेषता है वो बच्चों यहाँ पर क्या होने वाली है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच मान की जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। यदि आपको अपना स्वास्थ्य सामान्य रखना है तो उस कंडीशन में आपका जो पीएच मान है ब्लड का वो लगभग कितना होना चाहिए, 6.35 से 6.45। एक आपको बी दिया गया है बच्चों 5.35 से 5.45, एक आपको दिया गया है 7.35 से 7.45 और एक डी दिया गया है 8.35 से 8.45। यदि आपको ब्लड का पीएच मान पता है तो लगभग उसी रेंज में आप लोगों को आंसर का पता भी होना चाहिए। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे और लगभग एक तरीके से रिपीटेड ही है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अपने आंसर तेजी के साथ सभी बच्चे सबमिट कराएंगे। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच मान बच्चों लगभग कितना होना चाहिए, तेजी के साथ सभी स्टूडेंट अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं राइट विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि हम डी की बात करते हैं तो बच्चा ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर सी आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। रक्त एक उत्तक है, तो अगर हम उत्तक के टाइप पढ़ चुके हैं तो हम लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है ये आप लोगों को बताना है। मांसपेशी उत्तक है या वाहिका उत्तक है या संयोजी उत्तक है या तंत्रिका उत्तक है, ये तो हम लोगों को पता है, कन्फर्म है कि जो ब्लड है वो एक टिश्यूज होता है, एक उत्तक होता है, लेकिन ये किस प्रकार का उत्तक होता है ये हमको बताना है यहाँ पर। चलिए बच्चों बात कीजिएगा राइट विकल्प की। चलिए बात करते हैं बच्चों राइट विकल्प की यहाँ पर हम, क्योंकि 4 सेकंड का जो माइनर सा समय है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सब बच्चे बात करेंगे एकदम राइट विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर बच्चों क्या है, पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और यदि हम डी की बात करते हैं तो बच्चों ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी सेल्स है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एक आपको दिया गया लाल रक्त कोशिका जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, एक है यकृत की कोशिकाएं, एक है आपकी मांसपेशी की कोशिकाएं, एक आपकी होती है डब्ल्यूबीसी जिसको हम श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं, कोशिका भी कह सकते हैं। तो मनुष्य की जो बॉडी होती है उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं लगभग सभी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि हमारी सेल्स के लिए श्वसन का कार्य करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। 4 सेकंड का आप लोगों के लिए समय है और 4 सेकंड के समय में ही आप लोगों को तेजी के साथ जो है आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों 4 सेकंड का समय आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। बच्चों डी आपका पूर्ण रूप से गलत है,
सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि इन तीनों ही प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन आरबीसी के अंदर कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य नहीं करता है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो इसलिए आपका ए आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं उन सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराना है। चलिए देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है हमारी बॉडी के अंदर। देखो बच्चों, धमनी और शिराएं होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोगों को यदि धमनी और सिराओं के बारे में जानकारी है तभी हम पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, जिनको हम महाधमनी और महासिरा भी बोलते हैं, उनके बारे में समझ पाएंगे। एक आपके पास ए विकल्प है पल्मोनरी सिरा, एक आपको ध्यान रखना है अलव ओली, एक है पल्मोनरी धमनी, एक आपको डी दिया गया है महाधमनी। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस चीज़ को डीपली डिस्कस भी करेंगे और आंसर की तरफ भी बढ़ेंगे। चलिए एक बार आप क्वेश्चन को समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है। पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसके अंदर शुद्ध रक्त प्रभावित होता है और किसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए अरे भाई, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की। तो बच्चों यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है और बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है और डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। वैसे यदि हम बच्चों धमनी और सिरा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कंडीशन उल्टी होती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी वो नॉर्मल के अपोजिट में होती है। तो इसलिए आपका सी विकल्प यहाँ पर ठीक होने वाला है, क्योंकि अशुद्ध रक्त का संचार कहाँ पर होता है, पल्मोनरी धमनी के अंदर होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। एक बार बच्चों यदि हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर होगा। अब आप सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा कि सिरा और धमनी जो आपके लिए रक्त संचरण का कार्य करती है उनकी भूमिका क्या होती है। जो सिरा होती हैं बच्चों, सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। सिरा के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन अभी मैं आगे भी अपनी बात को पूरी करूँगा। और जो धमनी होती हैं उनके अंदर कैसा रक्त होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हम पल्मोनरी सिरा की बात करते हैं तो वहाँ पर ये केस उल्टा हो जाता है। जो पल्मोनरी सिरा होती है उनके अंदर शुद्ध रक्त प्रभावित होता है और जो पल्मोनरी धमनी होती है उनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए क्या हो जानी है, उल्टी हो जानी है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको पेपर में ध्यान रखना है। चलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिरा होती हैं उनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है और जो धमनी होती है उनके अंदर शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा इन दोनों के अंदर कंडीशन आपकी उल्टी हो जाती है। पल्मोनरी सिरा के अंदर शुद्ध रक्त प्रभावित होता है और जबकि पल्मोनरी धमनी के अंदर क्या होता है बच्चों, अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। चलिए आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट बच्चों वेट कीजिएगा। चलिए इतने आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा इश्यूज था, इश्यूज कुछ नहीं था, गला सूख रहा था, पानी पीना था, मैं पानी पी चुका हूं। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिस्प्ले के ऊपर है, देखिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड होता है, ब्लड के अंदर जो लिपिड होता है उसी की बात की जा रही है। ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में है। कम घनत्व का एक लिपोप्रोटीन होता है, एक है उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन होते हैं, एक है रेसस फैक्टर होते हैं, एक डिब्बा बंद प्रोटीन केट होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को यहाँ पर अपने आंसर सबमिट कराने हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? 3 बात आपकी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जहां पर हम लोग कोलेस्ट्रॉल से उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, वही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। तो यदि हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल के अंदर लिपोप्रोटीन पाया जाता है, और लिपोप्रोटीन का जो घनत्व है कभी कभी आपका कोलेस्ट्रॉल कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि ए और बी आपके दोनों ही सही हैं। और डिब्बा बंद प्रोटीन केट है, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सी की, रेसस फैक्टर जो है जिसकी सहायता से ब्लड ग्रुप बनाए गए थे, इसका कोई भी संबंध कोलेस्ट्रॉल से नहीं है, तो इसका मतलब आपका सी गलत है। और आपसे पूछा गया है निगेटिवली ट्रू, तो उसी हिसाब से आप लोगों को परीक्षा में क्या आंसर देना है? सी। सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। ऐसी धमनियां जो रक्त का परिवहन करती हैं उनके अंदर मोस्टली क्या चीज़ भरी होती है? एक आपको दिया गया है ऑक्सीजन, एक आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है टॉक्सिन, एक है लिपिड। ठीक है, अगर हम धमनी की बात करते हैं तो धमनियों के अंदर रक्त का वहन होता है, लेकिन उस रक्त के अंदर मुख्य रूप से क्या चीज़ होती है वो आपको बताना है। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं जो रक्त की धमनियां होती हैं, धमनी रक्त का वहन करती है जो भरी होती हैं। किससे भरी होती हैं? तो बच्चों लिपिड आपका यहाँ पर गलत है, टॉक्सिन तो जहर है, ये भी आपका गलत है, बी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपका गलत है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाना है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चों आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, प्लाज्मा रक्त का ही एक हिस्सा होता है, तो वो क्या है अपने आप में? कोशिका है या कोई पेशी है या द्रव है या फिर उत्तक है? तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए जो ब्लड होता है बच्चों उसका 90% भाग लगभग प्लाज्मा से बना होता है, और प्लाज्मा अपने आप में क्या है? कोशिका है या कोई पेशी है या द्रव है या उत्तक है? चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। बच्चों कहने की बात यह है कि हम 4 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाने वाले हैं। जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 90% पानी से बना होता है, तो इसलिए कोशिका आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी उत्तक ये भी आपका गलत है, और बात करते हैं सी की, तो सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। प्लाज्मा जो रक्त का संगठक है उसका अधिकांश भाग पानी से बना होता है, और नियर अबाउट 90 से 92 जो % है वो प्लाज्मा पानी से ही बना होता है, इसलिए उसको हम लिक्विड की फॉर्म में ही रखने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीसीज के बारे में आपको 4 बातें कही गई हैं, एक बात ऐसी है जो आरबीसीज के बारे में गलत है, वही आप लोगों को बताना है। एक है आरबीसी का जो कार्य है बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, एक है इसकी आकृति वर्त्य और उभावतल होती है, यानी कि उठी हुई होती है, सर्कल में होती है और बीच में से उठी हुई होती है। एक आपको दिया गया लंबाई 5.7 माइक्रोन होती है, एक डी आपको दिया गया है हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। चलिए इसके अंदर आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प का संबंध आरबीसी से है, जिसका संबंध नहीं है वही चीज आपको बतानी है। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 सेकंड ही लगानी है, 4 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। तो आरबीसी बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर सही है। इसकी जो आकृति है वो वृत्तीय होती है, उभावतल होती है, बीच में से उठी हुई होती है, ये भी आपका सही है। और हीमोग्लोबिन हमेशा आरबीसी के अंदर मौजूद होता है, यानी कि डी भी आपका सही है। तो आरबीसी के बारे में जो बात गलत है बच्चों वो सी है, यही आप लोगों को ध्यान रखना है। और निगेटिवली ट्रू के हिसाब से आपको पेपर में कौन सा आंसर देना है? बी देना है। चलिएगा बच्चों आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से
रक्त एकत्र करता है। हमारी ऐसी कौन सी नस है बच्चों जो हमारे शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को कलेक्ट करता है? एक है विनलय, जिनको हम वेट्रिकल भी बोलते हैं, एक है महाधमनी, एक है सुपीरियर वेना केवा, और एक आपको दिया गया इंफीरियर, पूरा पढ़िएगा, इन्फीगियर नहीं है, इंफीरियर वेना केवा है। चलिएगा तेजी के साथ जो है सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। शरीर के सभी भागों से इस नस के द्वारा रक्त को एकत्रित किया जाता है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सी ऐसी नस है? चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो ये आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, महाधमनी भी यहाँ पर आपका गलत है, और इन्फीरियर वेना केवा ये भी आपका गलत ही है। और बात कर लेते हैं सुपीरियर वेना केवा, एक ऐसी नई नस है जो शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को इकट्ठा करने का कार्य भी करती है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विकल्प चुने जो परिसंरचना तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है, उसका आप लोगों को चुनाव कर लेना है तेजी के साथ, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भी, नेगेटिवली ट्रू बताना है, इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कौन सी बात गलत है, ये ध्यान से देखिएगा। रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, ये बात सही है कि जो ब्लड है वो आपका संयोजी उत्तक होता है, उसका रंग लाल होता है, ये बात पूर्ण रूप से सही है। एक वयस्क के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, यानी कि 5.5 वाली बात भी आपकी सही है। ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं उनका जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये बात भी आपकी पूर्ण रूप से सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा गलत है। तो डी आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। कारण ये है कि आरबीसीज की संख्या जो रक्त परिसंरचना तंत्र है इसका जो भार है वो लगभग 17 से 18% बॉडी का नहीं होता है, इसलिए डी आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है। लेकिन कितना होता है आगे के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके अंदर हम इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 को। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है? जब चोट लगती है तो कितने समय के बाद सामान्यतः ब्लड रुक जाता है और उसके बाद रक्त का थक्का जम जाता है? तो आरबीसीज रक्त का थक्का जमाती है, तो लगभग कितने समय के अंतराल से ये कार्य संपन्न हो जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे देखेंगे, तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने देखे। चलो बात करते हैं सही विकल्प की। एक है बच्चों, एक विकल्प आपके पास है 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, एक है 2 से 10, 5 से 15, और एक है 2 से 7 और 3 से 10, और एक आपके पास डी है 5 से 15 और 10 से 20 सेकंड। कितने समय के अंतराल से जो खून बहता है बच्चों वो जम जाता है, ये आप लोगों को बताना है। 4 सेकंड से ज़्यादा का समय किसी विद्यार्थी को नहीं लगाना है। काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए लगभग आज की जो क्लास है बच्चों, हम इसमें 25 से लेके 30 के लगभग आपके क्वेश्चन होंगे। वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे। बस आप लोगों को मन लगाकर लास्ट तक क्लास को एंजॉय करना है और आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट भी कराने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों ए की। तो ए देखिएगा बच्चों, यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। अब बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। रक्त का थक्का जमने में सामान्यतः 2 से 7 मिनट लगती हैं या फिर 3 से 10 लगती हैं, तो दोनों ही बात आपकी यहाँ पर क्या है? सही है। लेकिन डी आपका पूर्ण रूप से गलत है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 की। मानव रक्त में सबसे बड़ी जो कणिका होती है, जो सबसे बड़ी ब्लड सेल्स होती है, वो कौन सी होती है? एक है लसिका कोशिकाएं, एक है 4 रंगों से बनी कोशिकाएं, एक है लाल कोशिकाएं, एक आपकी होती है श्वेत कोशिकाएं। चलिए मानव रक्त में सबसे बड़ी जो कणिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? लसिका कोशिकाएं, 4 रंगों से बनी कोशिकाएं, एक आपके पास सी है लाल कोशिकाएं, एक डी आपके पास है बच्चों श्वेत कोशिकाएं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। मानव रक्त में जो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, देखो जिनकी संख्या कम है इसका मतलब उनका आकार अधिक है, तभी उन्हीं की संख्या क्या है? कम है। यहाँ पर हम लोगों को आकार के हिसाब से आंसर देना, न कि संख्या के हिसाब से।
चलिए तो बात कर लेते हैं बच्चों हम सही आंसर की। तो ए आपका गलत है बच्चों, बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। अगर हम WBC की बात करें तो इनकी संख्याएं सबसे कम होती हैं। उसका रीज़न ये है, ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। फिलहाल हम लोगों को बड़ी बताना है तो इसलिए डी हमारा क्या होगा, सही होगा। लाल रक्त कणिकाएँ छोटी होती हैं, इसलिए आकार में छोटे होने की वजह से उनकी जो संख्या है वो हमेशा कम आएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिएगा सभी बच्चे। खाली स्थान दिया गया में तंतु बंद नहीं होते हैं। किसके अंदर तंतु बंद नहीं होते हैं, चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं। एक है वृक्क जिसको हम किडनी बोलते हैं, एक है रक्त, एक है आपका हृदय, एक डी आपको दिया है यकृत जिसको हमारे द्वारा लीवर के नाम से भी जाना जाता है। मानव के अंदर जो तंतु हैं वो नहीं बंधे होते। कौन से हिस्से में, कौन से हिस्से के अंदर तंतु बंद नहीं पाए जाते हैं, यानी कि अब मैं आपको क्या बताऊं, धागे नुमा जो बंद होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। वो कौन सा भाग है शरीर का, किडनी है, ब्लड है, हार्ट है या आपका लीवर है। चलिए 4 सेकंड का जो समय है बच्चों आपका निकल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं। पूरी बॉडी के अंदर ही लगभग तंतु पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर तंतु पाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको नेगेटिवली ट्रू फाइंड करना है। एक आपको दिया गया है मानव रक्त। मानव रक्त एक लिक्विड है, इसके अंदर कभी भी तंतु बंद नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा बच्चों बी यहाँ पर पूर्ण रूप से सही होगा। और नेगेटिवली आपको बताना था, लिक्विड है, इसके अंदर किसी भी प्रकार के तंतु नहीं है, तो यहाँ पर बी आपका ट्रू हो जाता है। तो अब बात करते हैं सी की, ये भी गलत है और डी भी गलत है, ई भी गलत है। किडनी, हार्ट और लीवर इन तीनों के अंदर ही तंतुबंध पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका ब्लड है, ब्लड एक लिक्विड की फॉर्म में होता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई तंतुबंध नहीं पाया जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाली जो धातु है बच्चों वो कौन सी होती है। एक आपको दिया गया है Fe जिसको हम फेरियम यानी कि लोहा कहते हैं, एक है Ca कैल्शियम है, एक K है, एक है A1। चलिए तेज़ी के साथ आपको अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जो मानव का ब्लड होता है, मानव के ब्लड के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। 4 विकल्प आपके पास हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग सही आंसर की। तो बच्चों Al एल्युमिनियम भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। यहाँ पर Fe यानी कि लोहा आपका पूर्ण रूप से सही है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये ब्लड के अंदर पाया जाता है और इसी के अंदर हमारी बॉडी में जो आयरन मौजूद होता है वो कभी भी मसल्स में नहीं पाया जाता, बल्कि वो आपका ब्लड के अंदर पाया जाता है। और ब्लड में किसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। इसीलिए आप सभी का ए आंसर यहाँ पर ठीक हो जाता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हृदय पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, एक है बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय। एक आपको दिया गया है बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय। एक आपको सी विकल्प दिया गया है बेलनाकार, शाखा विहीन और एक नाभिकीय। एक आपको दिया गया लंबी, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय। तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। चलिए भाई तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो हृदय की पेशी होती है उसके अंदर पाए जाने वाली जो सेल्स हैं उनकी आकृति लगभग कैसी होती है ये आपको बताना है। चलिएगा तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो बेलनाकार पाई जाती हैं, ये बात आपकी सही है। उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ये भी आपकी सही है बात। लेकिन उसके अंदर बहुनाभिक नहीं होते हैं, ये तो कहीं भी नहीं पाया जाएगा। तो ये बहुनाभिक वाली जो बात है ये सब जगह गलत होनी है, यहाँ भी गलत होनी है, यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास विकल्प बचते हैं वो बी तो यहाँ तक सही है आपका। लेकिन यदि हम नाभिक की कंपेयर की बात करते हैं तो बच्चों उसके अंदर कितने नाभिक पाए जाते हैं, एक सिंगल नाभिक पाया जाता, तो इसलिए ये भी आपका सही है। अब बात करते हैं सी की,
तो सी शाखा विहीन वाली बात की वजह से पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। यहाँ पर फाइनली जो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वे आकार में बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती हैं और उनके अंदर सदैव एक ही नाभिक पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियर ही उपस्थित होता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा सभी, निम्नलिखित में से कौन सी नली का है जो दिल से निकलती है और शरीर से विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। ये थोड़ा सा समझिएगा, हम लोगों को उस नस का नाम बताना है जिस नस के माध्यम से हार्ट सारे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, संचारित करता है। तेजी के साथ ऑप्शन पढ़िएगा। ए आपके पास सिराएं हैं, ए विकल्प आपके पास मौजूद है बच्चों, सिराएं। एक है फेफड़ों तक जाने वाली रक्त कोशिका, एक है धमनी, एक है फेफड़ों की धमनी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जब रक्त हृदय के पास जाता है तो तब अशुद्ध फॉर्म में जाता है, लेकिन जैसे ही उससे निकलता है तो शुद्ध होकर वो फिल्टर होकर सभी अंगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है ये आप लोगों को बताना है। तेजी के साथ आंसर देखिएगा बच्चों। देखो देखते ही पता लग रहा है कि बी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। फेफड़ों का इससे कोई लिंक नहीं है तो बी और डी आपका पूर्ण रूप से गलत है। जो सिराएं होती हैं उनसे अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है तो इसलिए ए भी आपका गलत हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों धमनी के अंदर ही सदैव शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, इसीलिए जैसे ही हार्ट से ब्लड निकलता है तो जो धमनी है उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी बॉडी के अंदर ये रक्त का संचरण कर सकती हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। हृदय चक्र क्या है? जो हमारी हार्ट बीट है सही मायने में वो क्या होती है ये आपको बताना है। हृदय चक्र क्या है? एक धड़कन है और एक नाड़ी दर है, एक तंत्रानुसार और एक फुफ्फुसी का मतलब होता है पल्मोनरी चक्र है। एक है हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र होता है, या 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना और बंद होना। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे क्वेश्चन को समझेंगे। जो ह्यूमन हार्ट बीट होती है उसका अगर हम एक्सप्लेन करते हैं सिंपल वर्ड्स में तो उसका सही मतलब आपका क्या बैठेगा। जो हार्ट हमारा पंपिंग करता है तो इसको हम हार्ट का एक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस सर्कुलेशन के दौरान हार्ट क्या कार्य करता है ये आप लोगों को बताना है। चलिए मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हार्ट पंपिंग करता है तो उस दौरान वह सिकुड़ता है और फैलता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शीतलीकरण का मतलब होता है फैलना। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हैं। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों क्या हो जाना है? गलत हो जाना है। ए आपका गलत हो जाना है, बी भी आपका गलत हो जाना है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत हो जाना है। जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो उस दौरान हार्ट का संकुचन होता है और शीतलीकरण होता है, यानी कि सी यहाँ पर आपका सही है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 2-4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो ऐसा शरीर का कौन सा भाग है जिसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं? एक है फेफड़ा, एक है गुर्दा, एक है हृदय, एक है ट्रेकिया। तो तेजी के साथ चीज़ों को समझना है और अपने अपने आंसर सबमिट कराना है। मानव के शरीर में 4 में से ऐसा कौन सा भाग है जो 4 भागों में विभक्त होता है? हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांट कर ही समझते हैं, पढ़ते हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है। फेफड़ों के 4 भाग नहीं होते हैं। गुर्दा किडनी के भी 2 होते हैं, ये भी आपका गलत है। और ट्रेकिया ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है बच्चों उसके अंदर 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। और इसीलिए ह्यूमन हार्ट को हमेशा क्या कहा जाता है? 4 कोष्ठीय हृदय। चलो बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्न में से किसकी तुलना सैनिक से की जाती है? सैनिक जो आपकी जान बचाता है,
आपको यदि खतरा है तो आपके लिए लड़ता है। तो ऐसा कार्य कौन करता है हमारे ब्लड के अंदर? एक है आपका रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं, एक है प्लाज्मा, एक है रक्त बिंबाणु और एक आपको दिया गया श्वेत रक्त कोशिकाएं। तेजी के साथ चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद आपको लाइव चैट बॉक्स पे जाकर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हमारे ब्लड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सैनिक का कार्य करती है? बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो उससे एक सैनिक की तरह लड़कर हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। ऐसा हमारे ब्लड के अंदर क्या है, ये आपको बताना है। चलिएगा बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है बच्चों, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। जो आपके WBC होती हैं यही आपको बाहरी हमलों से, बैक्टीरिया वायरस से बचाता है, इसलिए आप लोगों को 23 का डी विकल्प यहाँ पर सबमिट कर देना था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आपका आई थिंक डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में कौन सी बात असत्य है, ये आप लोगों को यहाँ पर समझनी है और बतानी है, ठीक है। जैसे मानव आरबीसीज का जीवन काल 115 से 120 होता है, यह हमारी बॉडी के वेट का लगभग 7 से 8% होती हैं। एक आपको सी देखिएगा, रक्त कम दबाव पर उनमें झटकों से और तेज़ी से बढ़ता है। एक है रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में कौन सी बात सत्य है, ये आप सभी को अपने आंसर के रूप में सबमिट कराना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। देखिएगा जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर बच्चों हम कितनी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ये आप थोड़ा सा समझिएगा बात को। तो बात करते हैं, देखिएगा इसके अंदर हम लोग हृदय को भी इंक्लूड करते हैं, ब्लड को भी इंक्लूड करते हैं, जो हमारी रुद्र वाहिनियाँ हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं ये भी आएगा, और लसीका ये भी इसके अंदर ही आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके अंदर आरबीसीज होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर आरबीसीज वाली जो बात है ठीक हो सकती है। उसका कारण क्या है कि आरबीसी का जो जीवन काल है लगभग 120 दिन होता है, तो नियर अबाउट देखा जाए तो ये आपका सही है। दूसरा, इनकी जो संख्या है वो हमारी बॉडी वेट के लगभग कितना होती है, 7 से 8% होती है, ये भी आपका सही है। एक डी आपको दिया गया है, रक्त को सामान्यतः मानव की जीवन धारा भी कहा जाता है। जब आपके अंदर ब्लड बनना बंद हो जाता है तो आपकी जो लाइफ है वो भी लगभग आपकी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो गलत है बच्चों वो डी है, और आपको निगेटिवली ट्रू बताना था, उस हिसाब से फिर आपका क्या सही हो जाना है, सी सही हो जाना है। देखते हैं बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारी जो क्लास है बच्चों ये लगभग कंप्लीट हो जानी है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं सही आंसर की। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जिनके अंदर हम कभी भी केंद्रक नहीं पाते हैं? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। एक है, देखो वैसे मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं उनमें लगभग सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपको बताना है। एक है एरिथोसाइटस, एक है तंत्रिका कोशिका, एक है अरेखित स्नायु तंतु, एक डी आपके पास है श्वेत तंतु। तेजी के साथ सभी बच्चे 4 सेकंड में आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मैं इस बात को पुनः रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही रात्रि 9 बजे क्लास चलती है तो बिना कहे आप सभी बच्चे लिंक को अपने जो ग्रुप हैं फ्रेंड सर्कल के उन सभी में शेयर करें, ताकि आपका सहयोग भी चैनल को प्राप्त हो। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो डी आपका बच्चों गलत है यहाँ पर, क्योंकि इसकी फंक्शनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। सी भी आपका गलत है, जो तंत्रिका तंत्र है जिसको बोन मैरो वाली सिस्टम यूनिट में रखा जाता है, ये भी आपका पूर्ण रूप से क्या है यहाँ पर गलत है। तो अब बात करते हैं, देखो इन तीनों के अंदर ही
केंद्रक कोशिका पाई जाती है। अब हम लोगों को बताना क्या है, तेंत्रक कोशिका नहीं पाई जाती है। केंद्रक कोशिका नहीं पाई जाती है तो किसके अंदर नहीं पाई जाती है, एरिथ्रोसाइटस, ये आपको ध्यान रखना है। आज की जो क्लास है बच्चों लगभग आपकी ख़त्म हो चुकी है और सभी बच्चों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रत्येक क्वेश्चन पर कमेंट्स करना है, उसको लाइक करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव आना ना भूले। आज की वीडियो लगभग आपकी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच वाचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।